हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो 8 अगस्त है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के दिन को, आज की करंट अफेयर को, जो आने वाले सभी क्वेश्चन को मैं प्रॉपर तरीके से, जैसे पिछली क्लासों में करंट अफेयर में बताता आया हूँ, डीपली वाइज पढ़ते आ रहे हैं और प्रॉपर तरीके से डीपली ही पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन को 1 से 2 क्वेश्चन रिलेट करके मैं पढ़ाता हूँ, ताकि कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आप फंसे न हो किसी भी एग्जाम को लेकर के। जैसे आपके सामने स्लाइड के ऊपर एसएससी है या फिर बैंक है, किसी का आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाइयों, उसकी भी है। ठीक, उसके सभी के लिए एनडीए है, स्टेट पीसीएस तक की आपको डीपली जानकारी मैं दूंगा करंट अफेयर से लेकर के। ठीक है, तो प्रातः सुबह 6 बजे मेरी क्लासेस चल जाती है। ठीक है, इसके बाद आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण दिवसों के साथ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से करवाता आ रहा हूं डे बाय डे। ठीक है, तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स डे था, और 2 अगस्त जो था राष्ट्रीय मित्रता दिवस। थर्ड मतलब 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बताया था। ठीक है, और आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त आपको पता होगी, बहुत ही इतिहास का हमारे खास दिन होता है। जी, आज के दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। भारत को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद कराने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बंबई अधिवेशन से की थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो समिति थी वो किस अधिवेशन के थ्रू या कहां से शुरू की गई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगस्त क्रांति मैदान में, ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, किस आंदोलन में शुरू हुआ था, करो या मरो। ठीक है, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की चिन्हित किया था। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ही आज के इस डे में, आज के 8 अगस्त के दिन के इस इतिहास में भी बहुत क्वेश्चन निकल कर आते हैं आपके सामने। ठीक है, चलते हैं आज अपनी करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। किसने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यू ललित जी ने, पीयूष गोयल ने, तानिया सचदेव ने, प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको संपन्न किया है, मतलब कि अध्यक्षता की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और बैठक में जो बैठक हुई है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें केंद्र जो मुख्यमंत्री सभी आए हैं, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल आए हैं, केंद्रीय मंत्री आए हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष खुद सभी शामिल हुए हैं इस बैठक के अंतर्गत। ठीक है, बैठक के दौरान कृषि की, शिक्षा की, अर्थव्यवस्था के सभी मुद्दे को छेड़ा गया, उस पर चर्चा की गई है। नीति आयोग की पहली गवर्निंग काउंसिल 2015 में हुई थी, और यह 2019 के बाद पहली इन पर्सन मीटिंग है जो अब हुई है। ठीक है, फसल के ऊपर तिलहन है, दलहन, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर शहरी शासन बैठकों को मुख्य एजेंडे थे इसी के अंतर्गत। ठीक है, जो बैठक हुई, जो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी साहब ने इसको होस्ट किया है, अध्यक्षता की है। ठीक है, इसमें G20 की बात हुई, जो अभी अगले एंड ऑफ द ईयर हमारे में अध्यक्षता करने जा रहा है अपना भारत G20 की। G20 के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से भाइयों बता चुका हूँ विश्व अफेयर के अंतर्गत। करंट रिलेटेड बिल्कुल तरीके से बताइए G20 क्या है, कहाँ क्या क्या हुआ है, कौन कौन से देश हैं, गठन कब हुआ, कितने देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, सभी चीजों को मैप वाइज मैंने आपको बताया हुआ है भाइयों। ठीक है, G20 प्लेटफॉर्म राज्यों की भूमिका में चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें रोड मैप के तैयार भी किया गया है। अब सभी तरीके की प्रॉपर तरीके से चर्चा की गई है। ठीक है, और बैठक की तैयारियों के तहत जन माह में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके सामने इंग्लिश में मैंने दे रखे हैं, इंग्लिश में ट्रांसफर करके आप देख सकते हो। किसने म्यांमार के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट है। अब और घमासान देखने को मिल रहा है। एशियन बिम्स्टेक या सार्क के न, तो एशियन ने म्यांमार के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठने का भाग लेने में प्रतिबंधित कर दिया। कुल मिलाकर एशियन क्या है, इसमें टोटल जो देश होते हैं वो पर नहीं है,
कंबोडिया है, इंडोनेशिया, 10 मेंबर होते हैं इसके अंदर। स्टेट्स मतलब टोटल कंट्री जो होती हैं, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड है, वियतनाम है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए एशियन ने मना कर दिया म्यांमार में, ठीक है, जो कि एक सेना के द्वारा वो देश चलाया जा रहा है। आपको कुछ दिनों पहले भी कुछ बात, जो आंग सान सू जो पहले इसकी नेता थी, लीडर थी, ठीक है, इनको गिरफ्तार करने के बाद फिर किसकी सेना, जो खुद सेना वहां की इसको होस्ट कर रही है कुल मिला के पूरे देश को, ठीक है, अपनी मर्जी चला रही, कुल मिलाकर बात यही है। इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा भी है। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने म्यांमार के शासक जनरल को शांति योजना पर प्रगति होने से किसी भी बैठक में भाग लेने से मना कर दिया है, ठीक है, और मना करने में सहमति व्यक्त की है, वही बात मना कर दिया है। सेना प्रमुख तख्ता पलट नेता मिन आग हलिंग ने म्यांमार में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और सभी पक्षों के बीच बातचीत के लिए 24 अप्रैल 2021 को 5 सूत्र समिति पर सहमति व्यक्त की थी। इसमें ये सभी संबंधित पक्ष के लिए वार्ता प्रक्रिया मध्यस्थता के लिए आसियान के दूत पर सहमत हैं, ठीक है। सामान्य संकट तब शुरू होता है जब सेना ने निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत मिली और सत्ता पर कब्जा कर लिया था उस समय, ठीक है। ये मेन चीज जो भूख, चाहे किसी प्रकार से परेशानी आ रही हो किसी भी चीज को लेकर के भारत, सॉरी, म्यांमार के अंतर्गत देश में, ठीक है, जब ये आंग सान सू गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद काफी विरोध हुआ है इस म्यांमार में, ठीक है। मतलब कुल मिला के जब सेना का शासन शुरू होने लगा उसी दिन से आज तक की फुल डेट बताऊं तो पूरा विरोध हो रहा है, इसमें आंदोलन हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ खबरें आती हैं इस देश से। तो आज प्रॉपर तरीके से मैंने एशियन ने मना कर दिया तो इसको भी डाल दिया है आपके सामने। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा दल का विरोध हुआ, ये देख लो। और म्यांमार 1997 में आसियान का शामिल हुआ था। एशियन जो ग्रुप है, जो 10 मेंबर मैंने आपको बताए हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि म्यांमार में कितने देश हैं या म्यांमार को कब ऐड किया, क्योंकि काफी चर्चित हो रहा है ये खबरों में, ठीक है। इसलिए दक्षिणी जो पूर्व एशियाई देशों का संघ है आसियान, इसका संगठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, ये इंडिया है, इसके पूर्व की तरफ है, ठीक है, पूरी की पूरी 10 कंट्री, ठीक है, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस आसियान में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसियान का 8 अगस्त 1967 को इसका गठन और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है मेरे भाई, जिसकी जो राजधानी है इंडोनेशिया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसको अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? ऑयल इंडिया, मनीषा रोपेटा को, रंजीत रथ को, सत्येंद्र नाथ प्रकाश को या संजय बारू को? तो आपके सामने मैंने पहले बता दिया पर लेकिन फिर बता देता हूं, रंजीत जो रथ हैं इनको ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष या एमडी बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा है इनके बारे में कि 2 अगस्त को कई और हुए हैं। 2 अगस्त को रंजीत रथ को ऑयल इंडिया, गलत हो गया थोड़ा सा, ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और एमडी, सीएमडी बोल लो, नियुक्त किया गया है। ऑयल इंडिया जो है, मतलब कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने शामिल होने से पहले यह मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंट लिमिटेड के सीएमडी रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर पहले जो थे उससे पूछ सकता है, जो कि के अंतर्गत आता है। उन्हें 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रतिष्ठा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार मिला है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नगल कंपनी है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक सदी पुराने बिहार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सदी पुराने बिहार के किस कॉलेज को खगोलीय प्रयोगशाला का यूनेस्को में सूची में जोड़ा गया है? ठीक है, तो संगत सिंह कॉलेज इंपॉर्टेंट है। संगत सिंह कॉलेज को ऐड किया गया है जो खगोलीय प्रयोगशाला को यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको मैं बता दें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने ही एक सदी पुराना, मतलब कि एक सदी मतलब 100 वर्ष पुराना मान लो, ठीक है, बिहार के संगत सिंह कॉलेज को खगोलीय प्रयोगशाला में यूनेस्को में जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। यूनेस्को ने संगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण गुप्त प्रायविक सूची में शामिल कर लिया है, ठीक है। इनके बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने लिख रखा है। 1946 में इस कॉलेज में एक तारामंडल भी स्थापित किया गया था जो शायद भारत का पहला था, ठीक
ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं प्रॉपर तरीके से पीडीएफ आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा और डीपली मैं पढ़ाता हूँ। इसमें थोड़े से मैं पहले चर्चित कर चुका हूँ पहले करंट अफेयर में, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लेकर आया हूँ कि इसमें से कई पॉइंट निकल रहे थे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने तारामंडल स्थापित हुआ था और 106 साल पुरानी खगोली है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको घुमा फिरा के बात वहीं पर ले आएगा। मतलब एग्जामिनर जो है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप फंसो नहीं करंट से लेकर, इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन के पूरे पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CWG 2022 बर्मिंघम, ठीक है। इसके सामने आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन देखते पता लग गई होगी। पहलवान बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेतों में पदक जीता, आपको पता है स्वर्ण पदक जीता है। ए इज द राइट आंसर हो जाता है इसमें। बजरंग पूनिया जी 65 किलो वर्ग में, दीपक पूनिया 86 में, साक्षी मलिक 62 केजी में अपने 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 गेम में गोल्ड लेकर आई है, मतलब रेसलिंग में। कुल मिलाकर ये है, ठीक है। हमारे हरियाणा के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है। और टैली में आपको दिखा रहा हूं, इंडिया 5वें नंबर पे है। टोटल कल रात तक ये 17 गोल्ड मेडल है, 13 सिल्वर है, 19 ब्रॉन्ज मेडल है, 49 टोटल है और 5 नंबर पर अपना भारत स्थित है। ऑस्ट्रेलिया पहले पे, इंग्लैंड दूसरे, कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक है। 61 गोल्ड के साथ ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर खड़ा हुआ है, ठीक है। बजरंग पूनिया जैसे मैंने आपको बता दी, इनकी सारी मैंने डिटेल दे दी मेरे भाइयों, कौन किसके साथ लड़ा है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, कैटेगरी पूछ सकता है, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। यहाँ तक है कैटेगरी, और मेडल के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है। और ये सभी के सभी खिलाड़ी जो मैंने आपके नाम बताए क्वेश्चन के अंतर्गत गोल्ड लेकर आए हैं, ठीक है। और भी मैंने खुद डिटेल दे दी है। विनेश फोगाट जो कि गोल्ड, तीसरा गोल्ड है उनका, और साक्षी मलिक का तीसरा मेडल है कॉमनवेल्थ में। ऐसे बजरंग पूनिया का सेकंड गोल्ड है, और रवि दहिया का फर्स्ट बार इन्होंने हिस्सा लिया या इस गेम में शामिल हुए और फर्स्ट में ही उन्होंने गोल्ड लिया है। दीपक पूनिया फर्स्ट मेडल हैं, इसी प्रकार नवीन मलिक जी हैं, सोनम मलिक हैं, दिव्यकरण काकरेन और मोहित ग्रेवाल है, पूजा गहलोत है, पूजा मंडेल है और दीपक नेहरा है। ये सभी ने प्रॉपर तरीके से किसी न किसी कैटेगरी के अंदर अपने अपने गोल्ड वो सॉरी मेडल प्राप्त करे हैं, ठीक है मेरे भाइयों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, किस भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? आप किस सीएम ने देख रहे होंगे या फिर इसको ड्रेस को देखकर पता चल रही होगी, ये नौसेना है, ठीक है। नेवी के साथ हमारे ये जो भारतीय विज्ञान संस्था है, इसने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और किस चीज को लेकर किए हैं वे आपके सामने मैं बता देता हूं। विमान अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने और नौसेना के आत्मनिर्भरता के प्रयासों में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है ये। और समझौता ज्ञापन भारतीय नौसेना को प्रासंगिक IISc संख्या सदस्यों के साथ संचार के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करेगा और 4 सामान्य हित के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान पहल समर्थन करेगा, ठीक है। IISc रजिस्टर KN श्रीधर वॉरियर हैं और भारतीय नौसेना के KNP विनियगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये जो तीसरा पॉइंट है, इसको याद कर लेना। थोड़ा दूसरा, भारतीय विज्ञान संस्था यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन और प्रबंधन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक शोध विश्वविद्यालय है। यह बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 में हुई है। ये सभी चीजें आपके सामने मैंने रख दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से उठ करके, ठीक है मेरे भाइयों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? आपके सामने दिख रहा होगा। यूपी के, उत्तर प्रदेश के CM चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने ही अपने किसानों के लिए दोगुनी आय करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, ठीक है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इन्होंने जो वहाँ के किसान हैं उनके अतिरिक्त आप गन्ने के लिए, तिलहन के, दाल की सब्जी उगाएंगे। और योजना के मुख्य उद्देश्य गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादक भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए काम करेगा। इस योजना का उद्देश्य है कि बचत और गन्ने में के ठुंड और पत्तियों के अधिकतम उपयोग के माध्यम में लागत कम करना है। यह उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद करेगा। पंचामृत योजना को लागू करने वाले किसानों को सरकार उत्तम
गन्ना किसान प्रदान करेगी और सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए कृषि की नई तकनीकों को अपनाने में प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से भाषण न दे करके जो प्रॉपर तरीके से मैंने पॉइंट बनाए हैं वो ही मैं आपको बता दूं, वही बहुत है भाइयों। ठीक है, अपनी तरफ से मैं क्या ऐड करूं इसमें, ठीक है, या अलग से कुछ और चेप दूं क्या, या अलग से कुछ और बोलूं? जो मैं आपके सामने पॉइंट उनको पढ़कर ही बता दूं वही बहुत है आपके लिए। ठीक है, पेपर के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अलग भाषण दे करके कुछ और ज्ञान पहलू तो ये बहुत गलत होगा। ठीक है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आईटीबीपी ने मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? अभी जो अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान, इसको लेकर के हर जगह ही कुछ ना कुछ हो रहा है, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में, हर सब जगह। तो 80 फीट है ऊंचा है, 65 फीट ऊंचा है, या 72 फीट, या 60? तो 72, 72 फीट इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने फोटो भी दिख रही है और सूर्य के अंतर्गत है, इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने इस 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एफएफआई जिसको कहा जाता है सहयोग से स्थापित किया। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को समर्पित है ये चीजें। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे जो भी किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा या फिर इन फ्यूचर में आपको अगर करंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है कहीं से भी किसी प्रकार से, तो आप मेरे से दूर नहीं कर, कुल मिलाकर ये है। इसी प्रकार से मैं पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, पढ़ते हैं। इसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि आपको पता भी होगी। 2 अगस्त को भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और 3 अगस्त को सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत की भावना, ताकत और विविधता को दिखाने के लिए हर घर तिरंगा गान शुरू किया, जारी किया। लाल किले के से संसद तक संतों को बाइक रैली निकाली गई और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया 1980 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इंपोर्टेंट, सभी चीजें इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं मैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति को चुन चुके हैं? तो ये 17वें, 19वें, 21वें, 14वें, 14th नंबर के ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। सॉरी, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति आपको पति है, सॉरी राष्ट्रपति पता ही आपको, मुर्मू साहब जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि उड़ीसा से हैं। बिलोंग करती कहाँ से हैं? आपके उड़ीसा से, और वो आदिवासी हैं। ये आपके राजस्थानी हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले उपराष्ट्रपति से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे ये। ठीक है मेरे भाइयों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति को चुनाव जीतकर भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। और एनडीए उम्मीदवार धनखड़ ने शनिवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में 500 से अधिक मतों से जीत प्राप्त की है। और जिसकी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 200 से कम वोट मिले। और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 725 मतों की गिनती के बाद 15 मत अवैध पाए गए। और भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा संवैधानिक पद है। ये इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है जो फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पहले सर्वोच्च पद पर बैठी हैं संवैधानिक तौर पर। ठीक है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों मिलकर एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, आज का लास्ट क्वेश्चन। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो है केवी सुब्रमण्यम जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केवी को नियुक्त किया गया है इस समय। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा लिखा है कि सेबी ने, जो सेबी है मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसकी फुल फॉर्म है सेबी की, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले 15 सदस्यीय समिति का गठन किया और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को अध्यक्ष नियुक्त की गई है। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, तो इस समय इनके केवी जो अध्यक्ष हैं केवी सुब्रमण्यम को सिलेक्ट किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कौन है, क्या है, सभी चीजें। आशा करता हूं आज का सेशन काफी अच्छा रहा होगा आपके सामने। ठीक है, और सभी भाइयों को बस मैं यही कहूंगा कि प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है
तो इन कमेंट मुझे बता सकते हो, या फिर मैंने लिंक दे रखा है फेसबुक का, इंस्टाग्राम पर, वहां पर जुड़ करके आप मेरे से वार्तालाप कर सकते हो। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम उससे बात कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको सब चीज समझ में आई होगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।